नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज पूरा देश जहां आजादी के 75 साल पूरा होने पर जश्न मना रहा है। लाल किले के प्राचीर से सुबह प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। देश के अलग अलग इलाकों में आजादी की रंग बिरंगी झांकियां देखने को मिली हैं, लेकिन हम अब आपको दिखाएंगे आजादी की 75 कहानियां, जिनमें आजादी से लेकर 2022 तक पूरे हिंदुस्तान का सफर दर्ज है। हिंदुस्तानियों ने आजादी की नेमत पाई। हजारों लाखों कुर्बानियां देकर भारतीयों ने ये दौलत हासिल की। सीनों पे मुस्कुराकर गोलियां खाने के बाद, कितने वीरानों से गुजरने के बाद देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। देश की आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशवासियों को अहिंसा और सत्य की राह दिखाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई, जो मंजिल पाने में कामयाब रही। दुनिया भर के कई जानकारों के लिए भारत का अहिंसक तरीके से आजादी हासिल करना मानवता को मुग्ध कर गया। 14 अगस्त 1947 की रात, जब भारत एक नए युग में प्रवेश करने वाला था, तब कुदरत भी जैसे देश की आजादी पर आनंद के आंसू बहा रही थी। जी हां, 14 अगस्त की शाम से ही दिल्ली में बारिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली की रायसीना हिल्स पर बारिश की परवाह किए बिना 5 लाख लोग मौजूद थे और आजादी के दीवाने अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। रात 9 से 10 के बीच सरदार पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तब 14 अगस्त की रात 12 बजने में कुछ पल ही बाकी बचे थे। इसी बीच पंडित नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का ऐतिहासिक भाषण दिया। नेहरू का यह भाषण 20वीं सदी के 11 महानतम भाषणों में शामिल है। नेहरू के सचिव रहे M.O. मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं कि नेहरू कई दिनों से अपने भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की तैयारी कर रहे थे। जब उनके पीए ने वो भाषण टाइप करके मथाई को दिया, तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एक जगह डेट विथ डेस्टिनी मुहावरे का इस्तेमाल किया था। मथाई ने रॉजेट का इंटरनेशनल शब्दकोश देखने के बाद उनसे कहा कि डेट शब्द इस मौके के लिए सही शब्द नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इसका आशय महिलाओं या लड़कियों के साथ घूमने के लिए किया जाता है। नेहरू के भाषण का वो आलेख अभी भी नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है। अगले दिन यानी 15 अगस्त को दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां 5 लाख लोग इकट्ठा थे। भारत के इतिहास में तब तक कुंभ स्नान को छोड़कर एक जगह पर इतने लोग कभी नहीं जुटे थे। माउंटबेटन की बग्घी के चारों ओर लोगों का इतना हुजूम था कि वो उससे नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। माउंटबेटन की 17 वर्षीय बेटी पामेला भी 2 लोगों के साथ उस समारोह को देखने पहुंची थी। अपनी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में पामेला लिखती हैं कि सैंडल नहीं उतारने के कारण उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन पंडित नेहरू ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम सैंडल पहने पहने ही लोगों के सिर के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ो। वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। पहले नेहरू लोगों के सिरों पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंचे और फिर पामेला ने उनका अनुसरण किया। उधर अपनी बग्गी में कैद माउंटबेटन उससे नीचे नहीं उतर पा रहे थे। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा, बैंड वाले भीड़ के बीच में खो गए हैं, लेट्स होस्ट द फ्लैग। वहां पर मौजूद बैंड के चारों तरफ इतने लोग जमा थे कि वो अपने हाथों तक को नहीं हिला पाए। मंच पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज सुन ली। तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट के ऊपर गया और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर ही खड़े खड़े उसे सैल्यूट किया। लोगों के मुंह से बेसाख्ता आवाज निकली, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय।
इस बीच माउंटबेटन और एडवीना ने उन 3 औरतों को अपनी बग्गी में चढ़ा लिया जो थक कर निढाल हो चुकी थी और उनकी बग्गी के नीचे आते आते बची थी। वो औरतें एक सीट पर बैठ गईं, जिसकी गद्दियां इंग्लैंड के राजा और रानी के बैठने के लिए बनाई गई थी। उसी बग्गी में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके हुड पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनके लिए बग्गी में बैठने के लिए कोई सीट ही नहीं बची थी। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आजादी की पहली सुबह की शुरुआत बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई की धुन से की थी। पंडित नेहरू ने इच्छा जताई थी कि इस मौके पर बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन करें, जिसके बाद आजादी की पूर्व संध्या पर ढूंढकर बुलावा भेजा गया, जिसके बाद बिस्मिल्लाह खां और उनके साथियों ने राग बजाकर आजादी की सुबह का संगीतमय स्वागत किया। इसके बाद पंडित नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। पंद्रह अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब सबसे बड़ी जरूरत थी उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करने की। शिक्षा के माध्यम से ही ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। पंडित नेहरू के नेतृत्व में गठित पहली सरकार ने इस जरूरत को समझा और शुरुआत से ही देश में शिक्षा के ढांचे पर विशेष ध्यान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए जो काम किए हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। उन्होंने IIT, IIM और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, साथ ही उद्योग धंधों की भी शुरुआत की। देश के पहले IIT की स्थापना पश्चिम बंगाल के शहर खड़गपुर में 1951 में हुई। खास बात यह है कि इससे पहले देश में इस तरह की पढ़ाई के लिए कोई खास संस्थान नहीं हुआ करते थे। नतीजतन देश के युवाओं को बेहतर पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख करना पड़ता था। ऐसे में संपन्न परिवारों से संबंध रखने वाले युवाओं को ही ये मौका मिल पाता था। नतीजतन भारत जैसे गरीब देश में काफी संख्या में युवा उच्च तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इन्हीं इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकले हजारों युवाओं ने देश भर में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया। देश में पहले IIM की स्थापना भी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लागू हुई। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर संदेह था, लेकिन 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के नतीजों ने आशंकाएं कम कर दी। इस योजना के दौरान विकास दर 3.6% दर्ज की गई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय सहित दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई, तो दूसरी में औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब तक 3 रियासतें ऐसी थी जिनका भारत में विलय नहीं हुआ था। ये रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बंटवारे के वक्त देश में जैसा माहौल था, उसमें तीनों रियासतों को सिर्फ ताकत से ही भारत में नहीं मिलाया जा सकता था। एक कुशल राजनेता की तरह सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कैसे इन रियासतों का भारत में विलय कराया। भारतीय सेना के हाथों जूनागढ़ रियासत को घेरने की खबर सुनकर वहां के नवाब पाकिस्तान रवाना हो गए और पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जूनागढ़ के वेरावल में बंदरगाह बनाने और 25,000 सैनिकों का ठिकाना बनाने की तैयारी थी। जानकारी मिलते ही सरदार पटेल ने जूनागढ़ की सीमाओं पर फौज की नाकेबंदी का आदेश दे दिया। नवाब विशेष विमान से पत्नी और बच्चों को लिए बिना ही कराची रवाना हो गए। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली बहादुर ने 12 जून 1947 को ही आजाद देश बनाने की घोषणा कर दी थी। यहाँ तक कि अपनी निजी सेना तक बना ली थी। जनता निजाम के इस फैसले के खिलाफ थी और लगातार आंदोलन कर रही थी। इस बीच सरदार पटेल ने हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया।
और 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के नाम से कार्रवाई शुरू कर दी गई। बाद में निजाम ने हथियार डाल दिए और भारत में विलय को राजी हो गए। इस तरह ऑपरेशन पोलो के आगे निजाम को झुकना पड़ा। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को जब ये खबरें मिलने लगी कि पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है, वो श्रीनगर की ओर बढ़ रहे हैं, तब महाराजा ने आनन फानन में अपने राज्य के भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल कश्मीर पर पाकिस्तान की शुरू से ही नजर थी। 22 अक्टूबर 1947 कबाइलियों और पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की नई सरकार ने उन्हें हथियार दिए। ये कबाइली बारामूला तक आ पहुँचे। ऐसी स्थिति में हरि सिंह पर दबाव बढ़ने लगा कि वो कश्मीर के विलय पर कोई फैसला लें। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय के कागजात पर हस्ताक्षर किए। भारत की सीमाएं सुरक्षित हो रही थी, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को साधने के लिए भारत को चाहिए था एक समावेशी संविधान। 1949 में गठित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबा साहेब अम्बेडकर की अगुवाई में भारतीय संविधान पर काम कर रही थी। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को जब गणतंत्र भारत में राजपथ पर परेड निकाली तो दुनिया ने राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा देखी। देश में जब जब कोई संकट आता है तब तब संविधान का ही हवाला देकर उस संकट को हल करने की कवायद की जाती है। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त हो गया और भारत एक गणराज्य बना। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान ही संप्रभु। चाहे मौलिक अधिकारों की बात हो या मूल कर्तव्यों की, इसकी व्यवस्था संविधान में ही की गई है। संविधान पर ही आधारित हमारा लोकतंत्र है और इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारी विश्व स्तर पर अपनी एक प्रतिष्ठा और पहचान कायम हुई। ब्रिटिश और फ्रांस के सभी कॉलोनियल रूल खत्म होने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप के गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का शासन था। समय समय पर भारत सरकार गोवा को आजाद करने की मांग कर रही थी, लेकिन पुर्तगाली यह मांग ठुकरा दे रहे थे। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत 18 दिसंबर 1961 के दिन सैन्य अभियान शुरू किया। 36 घंटे से भी कम वक्त में पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के भारतीय सेना के समक्ष 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा भारत का हो गया। 1967 वो ऐतिहासिक साल है जब देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति मिला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन की राष्ट्रपति बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1967 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। 6 मई 1967 को देश के तीसरे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने थे। तभी शाम को ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण रोक दिया गया और जाकिर हुसैन जीत गए और इस तरह साल 1967 में देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति मिला। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के सभी लोग मेरा परिवार। पंडित नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू के लिए यह एक बड़ा झटका था और शायद उनकी मौत का कारण भी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। पंडित नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर संभाली। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश आक्रमण करने के फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। शास्त्री जी ने इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया। शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान देशवासियों में एक नई चेतना का संचार कर गया, जिससे देश ने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी। लेकिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत ने फिर एक शून्य पैदा कर दिया।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों और दूसरे कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमजोर नीतियां थीं। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने एक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की सहायता से हरित क्रांति की शुरुआत की। भारत में हरित क्रांति एक बड़ी सफलता के रूप में सामने आई। इससे हमारा देश दुनिया के अग्रणी खाद्यान्न उत्पादक देशों में शामिल हो गया। भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से लॉन्च हुआ था और इसके साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। आज की तारीख में भारत पेशेवर तौर पर दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अपने रॉकेट से पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करने में वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम के पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक की ऊर्जा और सामर्थ्य शक्ति थी। 1967 में एक बार फिर भारत और चीन के बीच गोलियां चली, लेकिन इस बार भारत ने दिखा दिया कि वह 1962 के दौर में नहीं है। दरअसल उस वक्त सिक्किम का विलय भारत में नहीं हुआ था, तो ऐसे में चीन को वहां भारतीय सेना की मौजूदगी पर आपत्ति थी। चीनी सैनिकों ने 13 अगस्त 1967 को नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाके में गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया। दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारत के 90 सैनिकों की शहादत हुई, जबकि चीन के 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसके बाद साल 2020 तक चीन ने भारत के साथ कभी हिंसक झड़प नहीं की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का गठन पहले रॉकेट की लॉन्चिंग को मिली सफलता के बाद 1969 में किया गया। इसरो ने इससे पहले के इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का स्थान लिया, जिसे 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने स्थापित किया था। अब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रमा और मंगल मिशन पर फोकस कर रहा है। चंद्रयान वह पहला मिशन है जिसने चांद पर किसी भी रूप में पानी की संभावना का पता लगाया है। 1947 के बाद देश जिन उपलब्धियों पर नाज करता है उनमें ऑपरेशन फ्लड भी शामिल है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को की गई। यह दुनिया का सबसे विशाल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसने दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम की शुरुआत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो भारत 50वें पायदान पर था, वह सिर्फ 2 दशक में ही दूध उत्पादन के मामले में टॉप पर पहुंच गया। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भारत की उस बेटी ने देश की बागडोर संभाली जिसे कांग्रेस के दिग्गज गूंगी गुड़िया कहकर कमतर आंकते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने ऑफिस संभाला तो उनके आत्मविश्वास, लगन, नेतृत्व शक्ति और निडर कदमों ने सबको चौंका दिया। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसने देश के इतिहास को बदल दिया, देश की दशा दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका अदा की। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया। यह अध्यादेश देश के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए था। इन 14 बैंकों में देश का करीब 70% पैसा जमा था। अध्यादेश पारित होने के बाद इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश निरस्त कर दिया। फिर सरकार ने कानून बनाकर इसको लागू कर दिया। ऐसा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद के 2 दशकों में बैंकों के ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाव की दृष्टि से उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस हमेशा उसको महसूस होती रहेगी। पाकिस्तान के लिए यह जख्म 1971 के बांग्लादेश युद्ध के रूप में था, जिसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान के सैन्य शासन ने पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। उसके नतीजे में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भागकर भारत में चले आए थे। बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई, बल्कि उसके 90,000 सैनिकों को भारत ने युद्धबंदी बनाया था। 18 मई 1974 को भारत ने अपने परमाणु परीक्षण धमाके की गूंज दुनिया को सुनाई थी। इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी थी राजस्थान की वीर भूमि। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले के पोखरण में किए गए इस परमाणु परीक्षण से भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाकर अचंभे में डाल दिया था। उसकी 24 साल बाद 1998 में भी भारत ने एक बार फिर पोखरण में परमाणु परीक्षण कर पुरानी यादों को ताजा कर दिया था।
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में निराशा का माहौल था। लोग चाहते थे कि कोई उन्हें उस माहौल से निजात दिलाए। लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस के पक्ष में आए। देश के लोगों ने नौजवान राजीव गांधी को इंदिरा का वारिस और अपना प्रधानमंत्री चुना और अगले 5 सालों में राजीव गांधी ने देश के लिए बहुत सारे फैसले लिए। ऐसे फैसले जिन्होंने देश की जनता के दिलो दिमाग में अमिट छाप छोड़ी, मुल्क की तरक्की की राह में मील का पत्थर साबित हुई। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। वे राजीव गांधी ही थे जिन्होंने भारत के लोगों को 21वीं सदी का सपना दिखाया। राजीव गांधी ने कुछ सेक्टर्स में सरकारी नियंत्रण को खत्म करने की कोशिश की। यह सब 1991 में बड़े पैमाने पर नियंत्रण और लाइसेंस राज के खात्मे की शुरुआत थी। राजीव गांधी ने इनकम और कॉरपोरेट टैक्स घटाया, लाइसेंस सिस्टम आसान किया और कंप्यूटर, ड्रग और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों से सरकारी नियंत्रण खत्म किया। साथ ही कस्टम ड्यूटी भी घटाई और निवेशकों को बढ़ावा दिया। बंद अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया की खुली हवा महसूस करवाने का यह पहला मौका था। मताधिकार पर ही लोकतंत्र की नींव रखी जाती है। जिस देश में जितने अधिक नागरिकों को मताधिकार प्राप्त रहता है, उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक समझा जाता है। देश को जनतांत्रिक बनाने में राजीव गांधी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजीव ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। 21 से घटाकर 18 साल करने के राजीव गांधी के फैसले से 5 करोड़ युवा मतदाता और बढ़ गए। इस फैसले का कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन राजीव गांधी को राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की शक्ति का एहसास था। राजीव गांधी ने ईवीएम मशीनों को चुनाव में शामिल करने समेत कई बड़े चुनाव सुधार भी किए। ईवीएम की वजह से उस दौर में बड़े पैमाने पर जारी चुनावी धांधलियों पर रोक लग गई। 1986 में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। फिलवक्त लगभग हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है और हालत ऐसी है कि शहरी क्षेत्र के बच्चे भी नवोदय स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। राजीव ने ये फैसला 1986 में घोषित शिक्षा नीति के तहत लिया था। पी नरसिंह राव ने देश की कमान काफी मुश्किल समय में संभाली थी। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर तक खो गया था और देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को आर्थिक भंवर से बाहर निकाला। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही आरंभ हुआ। पीवी नरसिंह राव के बाद देश की कमान संभालने वाले अटल बिहारी वाजपेयी बतौर राजनेता हर मुमकिन ऊंचाई तक पहुंचे। वे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को निर्विवाद रूप से सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़ता पूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की बुलंदियों को हासिल किया। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है, वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को जबरदस्त रफ्तार दी। वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। वाजपेयी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक खास मंत्रालय का भी गठन किया था। वाजपेयी ने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 26% तक किया था, जिसे 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ाकर 49% तक कर दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की स्कीम को वाजपेयी सरकार ने ही खत्म किया था। भारत में संचार क्रांति का जनक भले ही राजीव गांधी को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने ही किया था।
1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ती मोबाइल फोन का दौर भी शुरू हो गया। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। 2000 से 2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की, जिसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास आ गई थी। इस मिशन से वाजपेयी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद से लिखा था। आजादी के अमृत महोत्सव में अमरोहा के वीर सपूतों की चर्चा करना भी जरूरी है। लाला लाजपत राय और बाबूलाल वैश्य जैसे मतवालों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन फ्रीडम फाइटर के परिवार अब अमरोहा में स्वदेशी अभियान को धार देकर प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको भारतवर्ष की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर और अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। मेरे प्रिय दादाजी श्री बाबूलाल जी वैश्य एक हिंदी, उर्दू, फारसी और इंग्लिश के स्कॉलर थे। अपनी पढ़ाई पूरी कर वो पुलिस अधीक्षक की कार्यालय में मुख्य कोषाध्यक्ष की नौकरी किया करते थे। 1919 के करीब जब उनकी नौकरी चल रही थी तो उन्होंने जनरल डायर की जालियांवाला कांड के बारे में सुना और उससे खिन्न होकर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। योजना के तहत ऐसे किसानों के परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये रुपए 4-4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लाखों जरूरतमंद किसानों को मिल रहा है। अगर आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। योजना में 3 कैटेगरी शिशु, किशोर और तरुण है। शिशु कैटेगरी के तहत 50 रुपए तक का लोन दिया जाता है। किशोर कैटेगरी के तहत 50,000 रुपए से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। वहीं तरुण कैटेगरी के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की लोन का प्रावधान है। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसके लिए भी इस योजना के तहत लोन उपलब्ध कराया जाता है। आयुष्मान भारत योजना जरूरतमंदों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष फ्री बीमा की सुविधा दी जा रही है। इसे सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माना जा सकता है। इस योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के कारण करोड़ों लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत होम लोन में सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी के तहत होम लोन वाले को लगभग 2,60,000 रुपए का लाभ मिलता है। इस स्कीम से लोगों को अपना घर खरीदने में तो मदद मिल ही रही है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। 2016 में ग्रामीण महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ने महिलाओं के मुश्किल भरे जीवन को काफी हद तक आसान किया। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को बड़ी संख्या में एलपीजी गैस सिलेंडर बांटे गए। इसके साथ ही दीपावली और होली के अवसर पर गैस सिलेंडर को फ्री में रिफिल करके दिया जाता है। इस योजना की वजह से लाखों महिलाएं बिना किसी परेशानी के घर में खाना बना रही हैं। एक समय था जब सिर्फ मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोग ही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जरूरतमंद भी सोशल सिक्योरिटी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम जिस बीमा पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
इस पॉलिसी के जरिए देशवासी सालाना सिर्फ 20 रुपए खर्च करके 2 लाख रुपए का कवर प्राप्त कर सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सालाना 300 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान कर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोग उठा सकते हैं। 2014 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक योजना की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने तारीफ की। इस योजना के जरिए लाखों जरूरतमंदों का बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुलवाया गया। इस योजना का लाभ परिवार के 2 सदस्य उठा सकते हैं। जन धन योजना के तहत खोले गए खाते पर बैंक किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं लगाता है। इन खातों को खुलवाने का एक लाभ ये भी हुआ है कि अब सरकार की चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ सीधे जन धन खाताओं में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की आजादी को 3 साल हो गए हैं। इन 3 साल में नए जम्मू कश्मीर की फिजा में जबरदस्त बदलाव आया है। दहशत का माहौल लगभग काफूर हो गया है। डल झील के इलाके में देर रात तक चहल पहल रहती है। झील में तैरते शिकारों पर पर्यटकों का शोर सन्नाटे को दूर तक चीरता हुआ बदले कश्मीर की तस्वीर सामने रखता है। जम्मू कश्मीर के माहौल में न केवल बदलाव आया है, बल्कि आर्थिक विकास और पर्यटन को भी पंख लगे हैं। विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने लाखों लोगों का पेट भरा। इस योजना के तहत 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति को हर महीने मुफ्त दिया जा रहा है। योजना का सीधा लाभ 80 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। अगर ये योजना शुरू न होती तो कोरोना महामारी के दौरान जब काम धंधे बंद हो गए थे, तब लोगों को भूखे मरने की स्थिति आ जाती। इसीलिए मोदी सरकार की इस योजना को काफी सराहा गया। अलगाववादियों की जुबान बंद है। अब बंद की कॉल नहीं आती। पत्थरबाजी और पत्थरबाज दोनों ही गायब हैं। हर शुक्रवार को फिजा में बारूद की गंध घुलने का सिलसिला थम गया है। बाजार गुलजार रहते हैं। सबसे बड़ा बदलाव लाल चौक पर लहराता तिरंगा बयां करता है। जहां कभी तिरंगा फहराना सपना हुआ करता था, अब घंटा घर तिरंगे की रोशनी में नहाया रहता है। यहाँ लोग तिरंगा लेकर बड़े फक्र के साथ चलते हैं। इतिहास में 29 सितंबर का दिन पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर उसके आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद करने के साहसिक कदम के गवाह के तौर पर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए। 18 सितंबर 2016 को हुए उरी हमले में सीमा पार बैठे आतंकियों का हाथ बताया गया। भारत ने इस हमले का बदला लेने के लिए 29 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 1 जुलाई 2017 को देश को आर्थिक आजादी मिली थी। आजादी उन 17 प्रकार के करों से मिली जिसके बोझ के नीचे लोग 70 साल तक दबे रहे। देश को ये आर्थिक आजादी दिलाने का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बंधा। दशकों से चली आ रही सरकारों के इस जंग को प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को जीएसटी कानून लागू करने के बाद जीत लिया। इस दिन भारत में 1 नेशन 1 टैक्स का राज स्थापित हुआ। देश में जीएसटी लागू होने के साथ विभिन्न आवश्यक वस्तुओं पर कर की दरों को तय करने में सरकार और जीएसटी परिषद के सदस्यों को काफी माथापच्ची करनी पड़ी थी। परिषद की करीब 2 दर्जन से अधिक बैठकों के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को कम किया गया। दुनिया में भारतीय हथियारों की धाक जमती जा रही है। फिलीपींस के बाद अब मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का दीवाना हो गया है। चीन को घेरने के लिए इंडोनेशिया भारत से एंटी शिप वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच जल्द ही डील हो सकती है। संभव है कि आने वाले दिनों में भारत इन देशों को बड़े पैमाने पर हथियार निर्यात करे। मोदी सरकार भारत के डिफेंस इंपोर्ट को घटाने और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा है कि पिछले 8 सालों में भारत के हथियार निर्यात में 6 गुना उछाल आया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने तेजस फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। और सुनिए, डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका तक
स्वदेशी जेट तेजस खरीदने के लिए उतावला है। सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की काली प्रथा से आजादी दिलाई। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है 3 तलाक को खत्म करना। 3 तलाक कानून के तहत कोई भी मुस्लिम शख्स मौखिक, लिखित या किसी दूसरे माध्यम से अपनी पत्नी को एक बार में 3 बार तलाक देता है तो वह अपराध माना जाएगा। ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक के डर के साए में जीने को मजबूर थीं, अब आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। मोदी सरकार में देश का चरित्र बदल गया। आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने के बजाय उसका मुंहतोड़ जवाब देना सीख गया। 2016 में पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था। इसके बाद 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आई कमी नए हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम ने देश, शहर, गांव को स्वच्छ करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन चलाया। गांव में शौचालय बनवाए, शहरों को स्वच्छता की कसौटी पर परखा जाने लगा। अब हर शहर, हर गांव के लोग स्वच्छता की आदत अपना रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ अपने लिए दवा बनाई बल्कि ऑपरेशन मैत्री के तहत दुनिया भर के देशों को दवा भी भेजी। साथ ही कोरोना काल में देश भर में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को मुफ्त अनाज भी पहुंचाया। जान माल का नुकसान भी दुनिया के दूसरे विकसित देशों से कम ही हुआ। इस लड़ाई को फ्रंट से लीड करने वाले पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को कहने पर मजबूर कर दिया कि गर्व से कहो, हम भारतीय हैं। 10 दिसंबर 2020 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक हो गया है क्योंकि इस दिन देश के नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के लिए विधिवत तौर पर भूमि पूजन किया। पंडितों ने मंत्रों का उच्चारण किया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए भवन के लिए नींव रखी। तैयार होने के बाद नया संसद भवन पुरानी संसद की जगह ले लेगा। देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद नए बदलाव किए गए। इस नई शिक्षा नीति को जुलाई 2021 में कैबिनेट ने मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन इस नीति के लागू होने के बाद ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के लिए भी बड़े सुधार शामिल किए गए। 7 अगस्त 2021 की सुबह हर दिन की तरह एक आम सुबह होती यदि भारत के नीरज चोपड़ा ने इसे खास ना बनाया होता। नीरज ने इस दिन 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर ऐसा कारनामा किया जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। दरअसल भारत के 24 वर्षीय नीरज ने गोल्ड पर निशाना साधकर भारत को ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड मेडल दिलाया और भारत के 100 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया। अपनी विदेश यात्राओं और सक्रियता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान भी बनाई है। पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय दौरों का ही नतीजा है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी मुल्क जो कल तक भारत को आंख दिखाते थे, आज वो वैश्विक कूटनीति से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। यह मोदी की विदेश नीतियों की ही सफलता है कि आज दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला भारतीय अपना सिर ऊंचा करके चलता है। मोदी आज सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप लीडरों में गिने जाते हैं। पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में साल 1934 में भारत ने शिरकत की थी। उस वक्त इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। उस वक्त भारत की तरफ से 6 एथलीटों ने इसमें कुल 10 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए पहला मेडल राशिद अनवर का था, जिन्होंने 74 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कुल 61 मेडल मिले। साल 2020 में रामनगरी अयोध्या में राम कथा का एक नया अध्याय लिखा गया, जब 5 सदी तक प्रतीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, आधारशिला रखी। अपने ही आंगन में
जगह पाने के लिए रामलला 5 सदी तक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन साल 2020 में राम भक्तों की अग्नि परीक्षा सफल रही और श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। एक तरफ राम मंदिर की नींव पड़ी तो दूसरी तरफ अयोध्या ऐतिहासिक दीपोत्सव की गवाह बनी। दीपोत्सव की भव्यता और आकर्षण इतना शानदार था कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। दीपोत्सव में 500 ड्रोन के जरिए लाइटिंग शो किया गया तो ऐतिहासिक रामायण भी दिखाई गई, जब पहली बार जगमगाई अयोध्या। 286 साल बाद काशी नए अवतार में नजर आ रही है। पीएम मोदी की पहल पर 399 करोड़ की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया। अब काशी में तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा केंद्र, भोगशाला, सिटी म्यूजियम जैसे तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कायाकल्प। यूपी के इतिहास में पहली बार हुआ जब एक सन्यासी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। आजादी के बाद से ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर मंथन होते रहे हैं, लेकिन बीते 10 सालों में राज्य ने नई आर्थिक उड़ान भरी है। इसकी बड़ी वजह इन्वेस्टमेंट समिट और उद्यमियों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाएं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने चतुर्भुज योजना के जरिए 4 महानगरों को सड़कों से जोड़ा था, तो आज उत्तर प्रदेश नए एक्सप्रेसवे के जरिए तरक्की की नई कहानी लिख रहा है। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिनकी कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है। 13 में से 6 एक्सप्रेसवे चालू हैं, जबकि 7 पर काम चल रहा है। अतीत के पन्नों पर विकास की कहानी लिखते लिखते आज यूपी सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। वहीं जेवर में बन रहा एयरपोर्ट तो दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार है। आजादी के बाद पहली बार किसी राज्य में अपराधियों के खिलाफ ऐसा अभियान चला जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। बुलडोजर अभियान के तहत कुख्यात माफियाओं की 2925 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या फिर ध्वस्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चहुमुखी विकास हो रहा है। देश विकास के नए आयाम तय कर रहा है। इनके कार्यकाल में ऐसे कई फैसले लिए गए जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। मोदी सरकार के आने से देश में युगांतकारी परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने के लिए और स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए ODOP जैसी योजनाएं चलाई गई, जिसके जरिए करीब 25 लाख लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। हर साल करीब 89,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात भी हो रहा है। आजादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान ने कई सेक्टर में कामयाबी का परचम लहराया है। आज 105 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। यानी विकास के साथ बम्पर निवेश से हिंदुस्तान तरक्की की नई इबारत लिख रहा है।